आज के शो में पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस की तहकीकात, इमरान खान का मौकिफ मुस्तरद, एफआईए की जानिब से सवालात के जवाब के लिए इमरान खान को दोबारा नोटिस भेजने का फैसला। 3 दफा नोटिस करने के बाद वारंट्स जारी किए जाएंगे, हिकमत अमली तय। इमरान खान बैंक अकाउंट से मुतालिक तफसीलात फराहम करने से गुरेजा क्यों? अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सिफान खान। एक तरफ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की मुश्किलात में, कानूनी और सियासी मुश्किलात में जो इजाफा हो रहा है, एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि शहबाज गिल साहब की गिरफ्तारी, उन पर चलने वाला मुकदमा, दीगर तहकीकात, हमने देखा कि फराह गोगी का केस जो नैब और एंटी करप्शन में चल रहा है, फिर उस्मान बुज़दार साहब के खिलाफ कुछ केसेस, ये सब चीज़ें अपनी जगह हैं। इस वक्त भी इमरान खान साहब की पूरी कोशिश थी कि वो पिम्स अस्पताल में शहबाज गिल से मुलाकात कर सकें। कहा जा रहा है कि मुलाकात हो नहीं सकी है, उन्होंने वापसी का सफ़र जो है इस वक्त इख्तियार किया है। साथ साथ कल भी उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि एक रैली इस सिलसिले में निकाली जाएगी। यानी मुश्किलात हैं, सियासी मुश्किलात, कानूनी मुश्किलात बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ बड़ा इंपॉर्टेंट एक केस है नाज़रीन, जो शायद इस वक्त इतना मौजूदा सियासी हालात में ज़ेरे बहस नहीं आ रहा। कल भी हमने बशीर मेमन साहब जो कि साबिक डीजी एफआईए हैं, उनसे गुफ्तगू की थी फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से। ये फॉरेन फंडिंग क्या एक बहुत, इसका मैग्नीट्यूड बहुत बढ़ने लगा है, क्योंकि दायरा कार तो तहकीकात का वसी हो चुका है, लेकिन क्या इसके जुमरे में इमरान खान साहब की पार्टी, इमरान खान साहब मनी लॉन्ड्रिंग चार्जेस के तहत भी इन पे कार्रवाई बढ़ सकती है, नहीं बढ़ सकती? और आप लोगों ने, क्योंकि मैंने बशीर मेमन साहब का नाम लिया, तो आप सब जानते होंगे कि ओमनी अकाउंट यानी फेक अकाउंट केस जो था, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को इम्प्लीकेट हुई थी, उनके खिलाफ केसेस थे और अहम मामलात थे। बशीर मेमन साहब जो खुद डीजी एफआईए रह चुके हैं, वो कल कह रहे थे कि ये जो केस है फॉरेन फंडिंग का, ये फेक अकाउंट केस से भी बड़ा केस होगा, ये उससे भी बड़ा केस होगा, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, अकाउंट्स की तादाद ज्यादा होगी और इसमें सीरियस फॉरेन ऑफेंस और उसके साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग चार्जेस लग सकते हैं। आज एफआईए की तरफ से इमरान खान साहब को दोबारा नोटिस हुआ है। इस नोटिस में एफआईए ने इमरान खान साहब को जो सवालात उन्होंने पूछे थे उसका दोबारा जवाब मांगा है। इमरान खान साहब को कहा गया है कि 3 बार नोटिस भेजे जाएंगे, 3 नोटिस करने के बाद उनके वारंट जारी किए जाएंगे और तहरीक इंसाफ की मजीद 5 कंपनियों का सुराग लगा लिया गया है। इन कंपनियों का तहरीक इंसाफ के गोशवारों में कहीं जिक्र नहीं है। ये कंपनियां अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम और कनाडा में हैं। इनमें से कुछ कंपनियां बंद हो चुकी हैं और कुछ अब भी फाल हैं। बंद होने वाली कंपनियों की ऑडिट रिपोर्ट्स भी तलब कर ली गई हैं। अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम और कनाडा में जो कंपनीज नाज़रीन चल रही हैं, ये सारा चैरिटी के लिए इस पर रकम जमा की गई, मुख्तलिफ LLCs भी खोली गई और इसकी बुनियाद पे पॉलिटिकल एक्टिविटी पाकिस्तान में की गई। बाज़ ममालिक जैसे सऊदी अरब और मिडिल ईस्ट, वहाँ पे तो सख्ती से पाबंदी है कि आप इस तरह की रकम को सियासत में इस्तेमाल कर सकें और ये सिलसिला दूसरे ममालिक में भी हुआ और हमने देखा कि ये रकम पाकिस्तान आई और फिर इसको पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल किया गया। बशीर मेमन साहब ने कल इस ऑफेंस के बारे में क्या कहा था, आपको जरा एक याद दहानी के लिए एक शॉर्ट सुनाते हैं, इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। लेट्स से दिस के बशीर मेमन साहब साबिक डीजी एफआईए क्या कह रहे थे कल। इंतहाई सीरियस किस्म का ऑफेंस है टैक्स इवेजन एंड टैक्स जो हमारे यहाँ वो होता है, जो वहां पे यूरोप में और अमेरिका में वो फिर कारोबार नहीं कर सकता, वो फिर कारोबार नहीं चल सकता उसका। और उसके ऊपर तो फ्रॉड का भी होगा कि आपने तो यहाँ पे चैरिटी का लिया, वो आप पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहे हो, ये तो फ्रॉड भी हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग भी हो गई, फ्रॉड भी हो गया। और उस बेचारे ने वहां पे अपनी टैक्स रिकॉर्ड पता नहीं शो किया हो ना किया हो। आप भूल जाएंगे आर मकीनी के $2.1 मिलियन आप भूल जाएंगे। सफर साहब, मैं आपको, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, ये रिकॉर्ड में रहेगा आपका जो मेरे साथ जो मैं बात कर रहा हूँ। 3 महीने के बाद जब हम बात करेंगे तो आप खुद मुझे ये इंट्रोड्यूस ये करवा रहे होंगे कि जी ये तो बहुत बड़ा इंसिडेंट साबित हो गया, बहुत बड़ा इंसिडेंट साबित हो गया। यानी ये एक बहुत बड़ा केस है, जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनके नज़दीक ये बहुत बड़ा केस है कानूनी तौर पे भी, और इसकी इम्प्लीकेशंस दीगर क्या हो सकती हैं। एफआईए के नोटिस आने के बाद दोबारा अगर इमरान खान साहब जवाब नहीं देते, जो उन्होंने पहले भी जवाब दिया कि मैं नहीं दूंगा, तो क्या उनकी इसमें भी गिरफ्तारी हो सकती है? मुमकिन है कि बहुत बड़ा केस है, शायद हो। अहमद जवाद साहब पाकिस्तान मुस्लिम नून के सीनियर रहनुमा हैं,
फोकल पर्सन है प्राइम मिनिस्टर के और डिजिटल मीडिया। प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। आसिम मुमताज़ साहब साबिक प्रोसिक्यूटर नैब हैं और साथ साथ माहिर कानून है, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। अहमद बिलाल साहब भी पिलडाट के सरबराह साथ होंगे। अहमद जवाद साहब, क्या इमरान खान साहब के लिए कितना बड़ा केस ये बनने जा रहा है आपकी नज़र में, फॉरेन फंडिंग? देखें सिफान, मैं तो ये समझता हूँ कि एक ऐसा केस जिसके बारे में अनडिनाइबल एविडेंस मौजूद है और उस बेनामी अकाउंट्स उनका, देखें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसमें आप को किसी मजीद शायद इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर एक फॉरेन अकाउंट से एक पीटीआई के अकाउंट के पीटीआई के ऑफिस के किसी मुलाजिम के अकाउंट में जिसकी 25-30 हज़ार तनख्वाह है, उसके अकाउंट में अगर 1 करोड़ रुपये आ जाता है तो इसका क्या मतलब है? और फिर वो स्टेटमेंट ये देता है जी कि हमारे से ब्लैंक चेक पहले साइन करवाए जाते थे, कहाँ से आते थे ये हमें नहीं पता, लेकिन हमसे फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो उसको ले लेता था। आई मीन हर चीज एविडेंस मौजूद है, विटनेस मौजूद है, चैनल्स जो है इस्तेमाल हुए वो मौजूद हैं, उसमें फॉरेन जो एंड है उस पे भी वो सब कुछ आपके सामने है। जो फॉरेन नेशनल्स, अब ये इसमें से कंफ्यूजन पैदा करने के लिए या डिस्ट्रैक्शन पैदा करने के लिए बीच में अगर चंद एक जगह के ऊपर कोई एक पाकिस्तानी ओवरसीज जो कि फॉरेनर है या उसकी ड्यूल नेशनैलिटी है उसका जिक्र करके तो उसको कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास जो इस वक्त जो सबूत मौजूद हैं, जो कि इलेक्शन कमीशन ने तकरीबन देखें कोई 7-8 साल लगे हैं इस केस को फाइनल होने में, उसमें ये तमाम चीजें मौजूद हैं। अकाउंट नंबर हैं, कहाँ से आए, उनके नाम हैं, उनकी नेशनैलिटी क्या है, वो इंडियन ओरिजिन है, वो ब्रिटिश ओरिजिन है, वो यूएई ओरिजिन है, वो सारी चीजें मौजूद हैं। ये सिर्फ प्रिविलेज पाकिस्तान में इमरान खान को हासिल है कि ये सब कुछ होने के बावजूद इनका उसके ऊपर 8 साल केस भी चलता रहेगा और अब वो उनको बार बार नोटिस दिए जा रहे हैं। मैं तो ये समझता हूं कि अगर आज इमरान खान जो है हर जगह पे कानून की हुक्मरानी और कहते हैं कि डंडा नहीं होना चाहिए, तो सबसे पहले कानून की हुक्मरानी का प्रेसिडेंट अगर सेट करना है तो इस केस के अंदर इमरान खान को जवाबदेह होना पड़ेगा कानून को। चाहे उसके लिए उनके वारंट निकलते हैं, वो अरेस्ट होते हैं, वो डिस्क्वालीफाई होते हैं, उनकी पार्टी डिस्क्वालीफाई होती है, हर चीज आइन और कानून के मुताबिक होनी चाहिए। किसी को इजाजत नहीं होनी चाहिए कि वो कोई और इसकी इंटरप्रिटेशन करे, जैसे कि इमरान खान और उनकी पार्टी लीडरशिप जो है इसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो किसी और तरीके से करने की कोशिश करते हैं। ये एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड केस है जिसके तहत कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। और इस बात का प्रिविलेज क्यों दिया जाए जब आप एक 3 दफा के प्राइम मिनिस्टर को एक केस के अंदर आप पूरे मुल्क में एक हंगामा क्रिएट करते हैं, पनामा का आपको कुछ नहीं मिलता, आखिर में आप एक बेटे से तनख्वाह ना लेने के ऊपर आप उसको लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई करते हैं, उसको कन्विक्ट करते हैं। ये किस किस्म का कानून है? हमारे पास माजी में जिस तरीके से शाहिद खाकान अब्बासी साहब को, एहसन इकबाल साहब को, मरियम नवाज साहिबा को, शहबाज शरीफ साहब को, हमजा शहबाज को, जावेद लतीफ को, हनीफ अब्बासी को, ये तो एक पूरी की पूरी दास्तान है कि कैसे इनको जेलों के अंदर रखा गया और उसके बाद कुछ साबित नहीं हुआ। साद रफीक साहब का भी इसमें नाम ऐड कर लें, और कोई इस तरह से इस किस्म का उद्यम नहीं मचा जो आज एक शहबाज गिल जो है, मैंने पहली तो हमें का मरीज देखा है जो कि वो अहमद जवाद साहब शहबाज गिल वाले मामले से पे आएंगे, लेकिन पहले जिस तरह आप बता रहे हैं कि ये जो केस है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसका मैग्नीट्यूड भी बहुत बड़ा है, इसका जिस तरह आप भी कह रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट ज्यादा हो सकता है। अच्छा, इमरान खान साहब जो FIA का पहला नोटिस था उन्होंने उसका जवाब क्या दिया था नाज़रीन? उन्होंने कहा था कि उनका जो रिप्लाई था वो ये था कि मैं FIA को ना जवाबदेह हूं ना ही मालूमात फराम करने का पाबंद हूं, मैं नोटिस वापस ना लिया तो कानून के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। तफसीलात और दस्तावेजात तलब करना FIA के जेरे असर होने का मजर है। इलेक्शन कमीशन ने फैसला नहीं दिया बल्कि रिपोर्ट जारी की है और FIA के पास पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 के तहत कार्रवाई करने का इख्तियार नहीं है।
पीटीआई को जारी किया गया नोटिस एफआईए एक्ट से मुतसादिम है और एफआईए कमर्शियल बैंक सर्कल ने इमरान खान से बैंक अकाउंट से मुतल्लिक जो तफसीलात तलब की थी उसको उन्होंने ये जवाब दिया था। आसिम मुमताज साहब, क्या कानूनी तौर पर, क्योंकि अगर वो दोबारा यही जवाब देते हैं, इस जवाब की क्या कानूनी हैसियत है और एफआईए का एक्शन क्या, क्योंकि 3 बार नोटिस के बाद वारंट पे जाएंगे, वारंट के लिए क्या प्रोसीजर होगा, क्या गिरफ्तारी होगी, क्या आपको कानूनी मुस्तकबिल इस केस का नजर आ रहा है? आसिम मुमताज साहब, पहली बात के बहैसियत पाकिस्तानी कोई भी शख्स, भले वो किसी भी ओहदे पे रहा हो, भले वो प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पे रहा हो, भले वो आम शहरी हो, ये लाजिम है उस पर कि जब कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी उससे जवाब तलब करती है किसी भी मामले पे, उस जवाब से इससे मावराए कि वो जवाब क्या देना चाहते हैं। ये कोई इसकी जस्टिफिकेशन नहीं है कि मैं आपको जवाब दे नहीं हूँ या वो इदारा हमसे जवाब नहीं मांग सकता। मैं समझता हूँ कि बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एंड पर्टिकुलरली बीइंग हेड ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी और हैविंग हेल्ड द ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एज वेल, ये इमरान खान साहब को लाजमी चाहिए कि इस नोटिस का जवाब दें। भले वो उसके मेरिट्स को भी चैलेंज करना चाहते हैं, वो उनका लीगल राइट है, वो करें, लेकिन ये कहना कि जी मैं इसका जवाब दे नहीं हूँ, मैं समझता हूँ लीगली इसकी कोई इनका लोकस स्टैंडर्ड नहीं है, ना इसकी कोई एडमिसिबिलिटी है। जहां तक प्रोसीजर का सवाल है, कानून में अगर कोई इदारा किसी भी शख्स को जवाब तलब करता है और वो नहीं अपनी सफाई पेश करता वहां, या जो भी उसके पास कोई खातिर खा मटीरियल है वो सामने नहीं लाता, तो फिर कानून नाफिज करने वाले इदारे के पास से इख्तियार है कि वो ये समझते हुए कि शायद या तो इनके पास जवाब है नहीं तभी ये नहीं दे रहे, या ये दानिस्ता तौर पर जवाब देना नहीं चाहते, फिर एज पर लॉ जो प्रोसीडिंग्स हैं वो उनके अगेंस्ट इनिशिएट कर सकते हैं, जिसमें इशुएंस ऑफ अरेस्ट वारंट जो है वो वन ऑफ दी इलस्ट्रेशंस है कि जो अरेस्ट वारंट भी इशू हो सकता है, जो कि इस केस में मैं समझता हूं अगर खालिसन इस केस की बात की जाए, अगर 3 मुतवातिर नोटिस इशू किए जाने के बावजूद और उनको रिसीव करने के बावजूद इमरान खान साहब की तरफ से जवाब नहीं आया, तो फिर एफआईए जो है वो लीगली चाहे तो अरेस्ट वारंट इशू कर सकती। उसका कानूनी तरीकाकार क्या होता है आसिम मुमताज साहब? ये कानूनी तरीकाकार देखें, इसमें जो रेलिवेंट जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो अपने हायर अथॉरिटी को रिकमेंड करेगा कि मैंने जो भी पर्सन है, जैसे इस केस में इमरान खान साहब है, कि मैंने इनको एज पर लॉ पूरा मौका फराहम किया है कि अपनी सफाई में जो भी इनका मौक़िफ़ है या रिकॉर्ड है आगे पेश करें, लेकिन क्योंकि ये नहीं पेश हो रहे तो लिहाजा मुझे इजाजत दी जाए ताकि मैं इनके अरेस्ट वारंट इशू करूँ। फिर इनका अरेस्ट वारंट इशू होगा और यकीनन उस पर अमल दरामद के लिए इनकी गिरफ्तारी भी अमल में लाई जा सकती है। एक ब्रेक के बाद आते हैं नाज़रीन, अहमद जवाद साहब और आसिम मुमताज साहब साथ मौजूद है। इस पे राना साहब ने भी कुछ कहा था इस केस के बारे में और इमरान खान साहब से सवालात क्या पूछे गए थे ये भी आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। एफआईए ने पूछा क्या था उनसे, इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब और आज तफसीलन कुछ अहम सवाल हम उठा रहे हैं फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से। ये केस एफआईए के हवाले से, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की इस रिपोर्ट की बुनियाद पर केस की कानूनी इंप्लीकेशंस क्या हो सकती हैं बहुत गुफ्तगू हुई है, लेकिन एफआईए जिस तरह इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, कल बशीर मेमन साहब साबिक डीजी एफआईए से हमारी गुफ्तगू हुई थी जिसका हमने कुछ हिस्सा आपको सुनवाया भी, जिसमें वो कहते हैं कि ये मनी लॉन्ड्रिंग, सीरियस फॉरेन ऑफेंस और इस हवाले से इसका मैग्नीट्यूड शायद जो फेक अकाउंट्स केस था ओमनी ग्रुप वाला, ये उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है। उन्होंने ये भी कल कहा था कि एफआईए को अपनी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि 1 से 1.5 लाख अकाउंट्स हो सकते हैं जिनकी शायद जांच पड़ताल करनी पड़े इस मामले की तह तक पहुंचने के लिए। और उसके बाद उन्होंने सीरियस इंप्लीकेशंस कहा था कि इसकी हो सकती हैं क्योंकि ये भी बेनामी ही 13 अकाउंट्स हैं एक तरह से, जिस तरह हमने पापड़ वाले फालूदा वाले का तस्करा सुना था, ये 13 अकाउंट जो पीटीआई कह रही है कि हमारे नहीं है, ये भी वही अकाउंट है और इनके साथ भी वही कानूनी तौर पर होगा। मैं यही बातें हुकूमती कुछ वज़रा भी कहते रहे। मुसद्दिक आपने क्या कहा था, क्या सवालात अहम उठाए थे, लेट्स हियर दिस कि वो क्या अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल उठाए थे इस केस में। मुसद्दिक मलिक साहब ने जो कहा था, एजेंट वो है जिसने लीसा एस से, एस बेलीटा से, चार्ल्स हेन्स से, नेट से, लरीसा से, ये कौन लोग हैं? ये साहिवाल में रहते हैं, ये सारे पेशावर के शहरी हैं, इन सब के नाम लिखे पड़े हैं। तो ये रुमीता शेट्टी से पैसा लेने वाला शख्स हमें कह रहा था कि हम एजेंट हैं। ये वर्षा लूथरा से पैसा लेने वाला शख्स हमारे ऊपर आर्टिकल 5 लगा रहा था।
और ये चरणजीत सिंह कौन है भाई? ये पंजाब के कौन से गांव से है जिसके पैसे से आप यहां पे अपनी पॉलिटिकल पार्टी चलाते रहे हैं? ये कौन लोग हैं? एफआईए ने सवालात आखिरकार इमरान खान साहब से क्या पूछे थे, जिसका दूसरा नोटिस भी आज हो चुका है। एक नोटिस जो पहले भेजा गया था, जिसका मैंने आपको बताया कि इमरान खान साहब ने जवाब दिया था कि कानूनी तौर पर वो जवाबदेह नहीं है एफआईए को। सवालात जो पूछे थे वो भी आपके सामने रखते हैं। इमरान खान साहब से रिकॉर्ड तलब किया गया था 1996 यानी जब पार्टी बनी सी, उससे लेकर अब तक का तमाम रिकॉर्ड एफआईए ने मांगा था। कहा गया था कि तमाम नेशनल और इंटरनेशनल रजिस्टर्ड तंजीमों का रिकॉर्ड फराम किया जाए, पीटीआई के गैर मुल्की करेंसी अकाउंट्स की तफसीलात फराम की जाए, पार्टी फंड्स की मद में जमा होने वाली मेंबरशिप फीस का रिकॉर्ड भी तलब किया गया था। इसके साथ साथ पीटीआई के जो से तमाम मुल्की और गैर मुल्की डोनर्स के नाम भी तलब किए गए थे। पार्टी और मुताल्लिका कंपनियों और ट्रस्टीज के असासों और वाजबात के सालाना गोशवारे, इसके अलावा पार्टी के फाइनेंशियल मामलात को ऑडिट करने वाले ऑडिटर्स और जो फर्म्स हैं उनकी तफसीलात भी फराम की जाएं। पीटीआई को मिलने वाले कैश डोनेशन किन जराए से हासिल हुए और कहां कहां खर्च हुए। इसके साथ साथ ये सवाल भी कि पार्टी के ऑफिस बेयरर्स, उनके नाम, उनके ओहदे, उनके कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर भी फराम किए जाएं। इससे पहले हमने देखा है कि और इम्पोर्टेंट केसेस में भी जब इंक्वायरी स्टार्ट हुई हैं, जैसे फराह गोगी का एक इल्ज़ाम है और दीगर केसेस हैं, उसमें भी हमने देखा कि पीटीआई का रवैया यही रहा है कि उन्होंने इस पर ताउन नहीं किया इन एजेंसीज के साथ। इस पर वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब क्या कहते हैं वो भी आपको ज़रा सुनवाते हैं। उनकी गुफ्तगू उन्होंने क्या कहा था जब इंक्वायरीज स्टार्ट हुई हैं इनके बारे में। लेट्स हियर दिस। आपकी जो फराह गोगियाँ और फराह गोगे जो आपके पूरे मुल्क में लूट मार कर रहे थे, क्या उनके मतलब सिर्फ इंक्वायरी हो रही है, सिर्फ सवाल पूछा जा रहा है, सिर्फ ये देखा जा रहा है कि वो तकरीबन जो हर साल 700 से लेके 1100 अरब तक जो डेवलपमेंट जो है वो पोर्टफोलियो था पंजाब का, उसमें सिर्फ 5% जो है वो चीफ मिनिस्टर हाउस जाता था। और नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त अहमद बिलाल महबूब साहब पिलडाट के सरबराह भी मौजूद हैं और आसिम मुमताज़ साहब साबिक प्रोसिक्यूटर नैब भी साथ हैं। पहले अहमद बिलाल साहब आपसे गुफ्तगू करेंगे। ये बताइएगा कि ये एफआईए को जवाब ना देना इमरान खान साहब की तरफ से, आप इसको कैसे देखते हैं? और ताउन ना करना इदारों के साथ, नैब या एफआईए के साथ, इस बिहेवियर पर आप क्या कहते हैं और क्या ये दुरुस्त है? मेरे ख्याल में ये इमरान खान साहब की या पीटीआई की एक स्ट्रेटजी हो सकती है कि उन्होंने इतनी आसानी के साथ एफआईए के साथ कोऑपरेशन नहीं करनी, जो कि ठीक है। पाकिस्तान के अंदर इस तरह की स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं, चलती भी हैं, बाज़ नहीं चलती हैं। लेकिन अगर मेरे ख्याल में, मेरी राय में, तो इस मामले में जब इलेक्शन कमीशन की एक रिपोर्ट आ चुकी है, अगरचे वो ऑर्डर है लेकिन उसको फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट भी कह सकते हैं, जिसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी सामने आई हैं जिसके बाद एफआईए का उसके ऊपर एक्शन ना लेना और हुकूमत का उसके ऊपर मज़ीद इन्वेस्टिगेशन के लिए काम को आगे ना बढ़ाना, वो फिर हुकूमत के ऊपर भी इल्ज़ाम आता और एफआईए के ऊपर भी इल्ज़ाम आता कि जब ये चीज़ें कल कोई अदालत पूछ सकती थी कि जब ये चीज़ें आपके इल्म में आ गई थी तो आपने इसको तफसीलात क्यों नहीं जानने की कोशिश की कि ये इन अकाउंट्स में पैसे क्यों आए थे। मिसाल के तौर से बड़ा सिंपल सा मामला है कि पीटीआई के कुछ स्टाफ के पर्सनल अकाउंट्स में पैसे क्यों आए थे और वो कहाँ से आए थे और वो कितने आए थे, क्या वो पूरे हैं जो डिक्लेयर हो चुके हैं। इस तरह की बहुत सी बातें हैं। चूँकि अब ये रिपोर्ट में बहुत सी बातें डिक्लेयर हो गई हैं, जिसमें बहुत सी बातें ऐसी भी हैं, कुछ बातें ऐसी भी हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग के दायरा कार में भी शायद आती हों। तो वो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला तो है ही टोटली एफआईए के सपुर्द। तो इसलिए मेरे ख्याल में एफआईए का इस मामले में स्टेप इन करना और मालूमात हासिल करना और मालूमात के लिए रिक्वेस्ट करना, ये मेरे ख्याल में बिल्कुल जायज़ है। और मेरे ख्याल में पीटीआई और इमरान खान साहब के लिए ये ज़्यादा मुफीद होगा कि वो जिस हद तक, क्योंकि उनको कोई खौफ नहीं होना चाहिए, अगर हर चीज़ ठीक है, कि वो तमाम चीज़ें बिल्कुल रेडीली उनके हवाले कर दें, जो मर्ज़ी करते रहें, इनको क्या खौफ है। लेकिन अगर वो कॉपरेट नहीं करेंगे तो फिर चीज़ें शायद ज़्यादा
उसके मामले में कॉम्प्लिकेट हो सकती है। लग रहा है अहमद बिलाल साहब, ये डिलेइंग टैक्टिक्स हैं क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, कि जवाब ना देना, फिर उसके बाद एक और नोटिस, फिर जवाब ना देना, और जिस तरह आप कह रहे हैं कि चीजें कॉम्प्लिकेट हो सकती हैं, आपकी मुराद इससे क्या है? इसको इलैबोरेट करेंगे? क्या गिरफ्तारी हो सकती है, क्या हो सकता है, किस तरह कॉम्प्लिकेट हो सकती हैं चीजें? देखना, FIA तो ये कह चुका है कि वो अगर 3 नोटिस देने के बाद भी अगर हमें कोई जवाब नहीं मिलता और मालूमात जो उन्होंने मांगी है वो नहीं मिलती, तो फिर अगली तो ऑप्शन फिर यही होती है कि वो अरेस्ट के लिए जाते हैं। और जब अरेस्ट के लिए जाएंगे और ये मामला कोर्ट में चैलेंज होगा अरेस्ट के बाद या अरेस्ट से पहले, तो फिर कोर्ट के सामने FIA की पोजीशन स्ट्रांग हो जाएगी अगर वो 3 नोटिस के जवाब में भी इमरान खान साहब या PTI उन्हें जवाब नहीं देते। फिर वो गिरफ्तारी के लिए ग्राउंड ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। लेकिन अगर वो जवाब दे देते हैं तो फिर गिरफ्तारी का कोई जवाज़ फिल वक्त नहीं रह जाएगा। तो इसलिए ये कॉम्प्लिकेट करें चीज़ें। मेरी राय में तो ये जो फॉरेन फंडिंग या प्रोहिबिटेड फंडिंग का केस था, ये भी बहुत पहले ख़त्म हो जाता अगर उस वक्त इन चीज़ों का जवाब देने के बाद उसके ऊपर बता दिया जाता कि कुछ टेक्निकल सी गलतियां हैं, ये हम ठीक कर लेंगे। वो तो कोई इतना सीरियस मामला नहीं था। लेकिन जब आप इसे इतना अरसा डिफेंड करते रहे हैं मुख्तलिफ फोरम्स पे, तो अब वो कॉम्प्लिकेट हो गया है प्रोहिबिटेड फंडिंग का केस भी। तो इसी तरह मैं समझता हूँ कि ये जो FIA की इन्वेस्टिगेशन है, ये भी मजीद कॉम्प्लिकेट हो सकती है अगर ये कोऑपरेट नहीं करेंगे और सियासी जवाब तौर पे आपको क्या लगता है अहमद बिलाल साहब, अगर इमरान खान साहब गिरफ्तार होते हैं, जो बजाय लग रहा है जवाब तो दे नहीं रहे, तो ये जो मुसलसल उनकी मकबूलियत है जो अमरीकी साजिश के बयानिए के बाद से, जिसमें हम देख रहे हैं कि पंजाब के बल्दियाती इंतखाब में नजर आया था, क्या इसमें मजीद पंजाब के ज़मीनी इंतखाब में नजर आया था, तो क्या ये इसमें मजीद इजाफा हो जाएगा इस मकबूलियत में? क्या आपको लगता है अगर गिरफ्तारी की तरफ बात जाती है तो? वक्ती तौर पे एक तो बहुत डिपेंड करता है कि ये बयानियाँ कैसे दोनों फरीक बनाते हैं, हुकूमत भी और PTI भी। अब तक तो PTI का बयानिया ज़्यादा कामयाब रहा है, तो अगर इस मामले में भी वो ज़्यादा कामयाब रहता है तो वक्ती तौर पे गिरफ्तारी के बाद इमरान खान साहब की मकबूलियत में इजाफा हो सकता है। लेकिन अगर वो गिरफ्तार हो जाते हैं और अदालतें उनकी गिरफ्तारी को एंडोर्स कर देती हैं और उनको ज़मानत भी डिनाई हो जाती है, तो फिर मेरे ख्याल में इमरान खान साहब की मकबूलियत में भी डेंट पड़ेगा, क्योंकि वो सामने आ नहीं सकेंगे। रोज़ जिस तरह से वो गुफ्तगू करते हैं वो नहीं कर पाएंगे, और उसके नतीजे में फिर ज़रा मुश्किल हो जाएगी उनके लिए कम्युनिकेशन भी। और फिर जब ये अदालतें उनको एंडोर्स करेंगी तो फिर आवाम के जहनों में भी सवाल आ जाएंगे कि शायद कोई गलती हुई है। तो ये मकबूलियत वाला मामला जो है, ये मैं कहता हूँ कि बहुत नापायदार सा होता है। ये कुछ अर्सा तो होता है, लेकिन अगर कोई गलतियाँ हो जाएं तो फिर ये उसी तरह से डाउन भी आ जाता है ग्राफ जिस तरह से ऊपर गया। साहब, आपसे पूछना चाहूंगा कि कानूनी तौर पे किन शिकें और क्या क्या FIA किस जुमरे में आगे बढ़ सकती है? मनी लॉन्ड्रिंग एक हमने सुना है। आप किस तरह, आप क्योंकि एंटी करप्शन और NAP के हवाले से तो आप एक्टिव हैं, प्रोसिक्यूटर भी रहे, कौन कौन से क्लॉजेस लग सकते हैं इस केस में मुबैना तौर पे जो आपको लगता है चार्जेस हो सकते हैं सामने तहकीकात की बुनियाद? देखिए, मैंने पहले भी सफान ये जिक्र किया कि मावराए इसके कि कोई शख्स किस ओहदे पे फाइज रहा है, कानून उसकी जिम्मेदारी है कि जब कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी उससे इंफॉर्मेशन तलब करे तो उस पर लाजिम है कि वो पेश करे। और ये भी हमारी जो लॉ ऑफ एविडेंस है उसमें ये बात वाज़ेह है कि कोई इन्फॉर्मेशन जब किसी से मांगी जाती है और उसके पास वो मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद वो इन्फॉर्मेशन कंसील करता है या डिस्क्लोज नहीं करता, तो ये अखज़ किया जाएगा, तस्वुर किया जाएगा कि वो एविडेंस या जो डॉक्यूमेंट या इन्फॉर्मेशन जो उसे मांगी जा रही है वो उसके खिलाफ जाती है, इसीलिए वो सामने नहीं लाना चाह रहा। अब सवाल उठता है कि कौन कौन सी जो प्रोविजंस ऑफ लॉ हैं या दफात हैं वो इस पर लग सकती हैं। देखिए, एट द मोमेंट तो ये बात वाज़ेह है कि उनकी तरफ से कोई कोऑपरेशन जो है वो नहीं है। उन्होंने सरे-दस्त इनकार कर दिया कि मैं कोई जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ। अब यहाँ ये तय किया जाना कि ऑफेंस कौन सा कमिट हुआ है, या हमारे जो करंट क्रिमिनल जो लीगल सिस्टम है, जस्टिस सिस्टम है, उसमें 2 डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। नंबर 1 कि जब कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी आपसे इंफॉर्मेशन मांगे और आप जो है वो नहीं देते, तो अदम कोऑपरेशन पे एक अलग ऑफेंस है। और अगर वो ऑफेंस जो है मेड आउट हो अदर एविडेंस से, इन्वेस्टिगेशन से, उसमें जो मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस भी हो सकता है, जिसमें सेक्शन 3 और 4 एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 का बहुत वाज़ेह है
कि अगर आपके पास कोई ऐसे फंड्स हैं जिनकी रिसीट्स है बट आप उनका सोर्स डिस्गाइज करते हैं, कंसील करते हैं या प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं करते या उसकी ओरिजिनलिटी जो है इन क्वेश्चन है, तो फिर सेक्शन 3 और 4 ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है वो 2010 का वो अट्रैक्ट कर सकता है इमरान खान साहब। सही। और इसके साथ साथ ये भी है कि ये जो इसकी इम्प्लीकेशंस इनकी पार्टी पे क्या हो सकती हैं जिस तरह ये केस आगे बढ़ता है अगर तो। और दूसरी बात ये भी बताइएगा कि इसको फेक अकाउंट्स केस से हम डिफरेंशिएट किस तरह कर सकते हैं। जो यहाँ पर केस था फेक अकाउंट्स का ओमनी ग्रुप के हवाले से जिसमें पीपल्स पार्टी की आला क़यादत इम्प्लीकेट हुई थी, वो उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? देखिए, फेक अकाउंट्स केस जो है वो महज एक किसी शख्स तक महदूद रहता है। ये देखा जाना है कि उन अकाउंट्स की जो अल्टीमेट ट्रेल है या बेनिफिट है वो किसको पास ऑन हो रहा है और जो उनके जो घोस्ट रेमिटर्स हैं उनका क्या कनेक्शन है और क्या रीजन थी उनके नाम से ये फेक आइडेंटिटीज यूज करके अमाउंट्स जो है पास ऑन करने की। उसकी इम्प्लीकेशन इंडिविजुअल्स बेस्ड है। जबकि इस केस में देखिए एक पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट में फंड्स आए हैं और एक पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह ने, जो कानून में उन पर लाजिम था कि अपने तमाम तरह जराए और अपने जितने अकाउंट्स उनको डिस्क्लोज करते, तो अब आपने क्योंकि खालिस्तान एक सवाल किया कि क्या इम्प्लीकेशंस हैं, तो जो पॉलिटिकल पार्टी जो एक्ट है 2002 का, उसके तहत अगर कोई प्रोहिबिटेड फंडिंग कोई पार्टी रिसीव करती है तो फिर उस पार्टी को पीनल कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो फेस करना पड़ सकते हैं, जिसमें जो है प्रोहिबिशन फ्रॉम दी पॉलिटिकल कैंपेनिंग भी हो सकती है। डिस्क्वालिफिकेशन तो खैर एक एक्सट्रीम इकदाम है लेकिन कानून में उसकी ममानियत भी नहीं है। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा आसिम मुमताज़ साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया, बिलाल साहब और अहमद जवाद साहब जो साथ रहे। आज नाज़रीन अहम तरीन सवालात फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से FIA का एक और नोटिस और इमरान खान साहब इस दफ़ा जवाब देंगे या फिर ये तीसरे नोटिस की तरफ बात जाएगी और फिर बिल आखिर बात वारंट्स और गिरफ्तारी तक जाएगी। ये सारे अहम सवालात। फीडबैक जरूर दीजिएगा फेसबुक, ईमेल और ट्विटर पर। देखते रहेगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिए।